तो चलिए आइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर है, फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 1 का जवाब यहाँ पर देखिए काफी लोग दे रहे हैं लखनऊ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका लखनऊ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। यहाँ पर बताइएगा, भूमि की जो नाप करते हैं, पैमाइश की जो नाप करते हैं वो कौन करते हैं, कौन सा विभाग करेगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 2 नंबर में। चलिए 2 का जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं भू प्रबंधन विभाग। देखिए भू प्रबंधन विभाग यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी नंबर। वेरी गुड, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, राजस्व विभाग करता है। याद देखिए भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य कौन करता है, तो राजस्व विभाग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे पॉइंट में दिया गया है। चलिए देखो यहाँ पर सीधा दिया है, शिक्षा विभाग शिक्षा से संबंधित विभाग मतलब विकास कार्यों पर ध्यान देती है, चिकित्सा विभाग चिकित्सा संबंधित विषयों पर, भू प्रबंधन विभाग भू प्रबंधन से संबंधित विषयों पर कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी आपकी है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था आपकी कौन सी है। हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वास्तविकता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल वास्तविक है, और ऐसे ही पॉइंट आपको मिलेंगे, ऐसे ही कंटेंट। एक भी क्वेश्चन अगर आप डेली का डेली क्लास लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो 3 का आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा। चलिए सब लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग दे रहे हैं डी नंबर, लेकिन याद रखिएगा न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो राजस्व परिषद होता है। क्या होता है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, राजस्व परिषद, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्थापना की गई थी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1831। कब की गई थी, 1831, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी ये बताइए। देखो मुख्यालय तो आपके लखनऊ है, मुख्यालय तो आपके लखनऊ में है, लेकिन पूछा है कि स्थापना कहां पर की गई थी, तो दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर है। तो इसका जवाब आप लोग बी मत लगाइएगा, इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। याद रखिए जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, तो ये स्थापना हुई थी राजस्व परिषद की आपकी कहां पर है, इलाहाबाद में, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहां पर है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या मेरठ। 6 का जवाब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए प्रशासनिक की बात करता है तो आपको जवाब देना है लखनऊ। क्या देना है यहाँ पर, लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है राजस्व परिषद के अनुभागों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। राजस्व परिषद के अनुभागों की जो संख्या है वो कितनी है। अनुभाग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, 19 अनुभाग हैं। कितने हैं, 19 अनुभाग हैं, याद रखिए 19 अनुभाग आपके हैं। क्लियर है ना, याद रहेगा। और क्या होता है कि इन अनुभागों के अंतर्गत क्या होता है, राजस्व परिषद द्वारा किए गए जो आपके कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। अर्थात वृक्षारोपण है ना, वृक्ष को लगाना, और बंजर भूमि का विकास ये राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका अनुभाग आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुभाग 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुभाग जो 2 है वो आपका क्या है, वृक्षारोपण और बंजर भूमि के विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो, कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं कि अनुभाग 5 जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है कि अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है ना। अनुभाग जो 8 होता है वो चकबंदी से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। ठीक है, और अनुभाग जो आपका 11 है उसके अंदर क्या होता है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करने का काम करता है। तो ये चारों जो आपकी कह सकते हैं अनुभाग है, इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन दिया गया है राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
करीब 10 दिन आप हमें समय दीजिए, 10 दिन के अंदर आपको लगेगा कि नहीं, वास्तविकता है कि लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश है उसको हम अपनी पकड़ बना चुके हैं और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया था कि अनुभाग जो 8 है इसका संबंध क्या है, तो आपकी चकबंदी से है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चकबंदी हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है। देखो अभी हमने बताया था कृषि विपदाओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं इकट्ठा करना ये राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुभाग आपका 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभाग 11, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। चलिए, राजस्व अधिकारी के तौर पर जो शामिल करते हैं वो शामिल करते हैं सहायक कलेक्टर को भी, लेखपाल को भी और निरीक्षक कानूनगो की। तो मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा कि राजस्व अधिकारी में आपके सभी आपके होते हैं सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। मतलब अपनी जो आपकी संपत्ति है, मतलब अपना जो उत्तराधिकार अगर आप किसी को सौंपना चाहते हैं तो इसका हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है इसका जो हस्तांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर लेखपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लेखपाल के द्वारा होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि लेखपाल द्वारा खरीद पड़ताल की स्थिति को प्रारंभ की जाती है। तो अभी आपने थ्योरी देखा था, थ्योरी में पढ़ाया गया था कि लेखपाल खरीद पड़ताल की है ना जो स्टार्टिंग करता है ये कब से करता है, 24 नंबर में। चलिए, बिल्कुल सही है, 10 अगस्त से स्टार्टिंग करता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग करता है खरीद पड़ताल। खरीद पड़ताल जो कि आपको पता है खरीफ की फसलें, जो कि मानसूनी फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, पॉइंट दे दिया गया है, 10 अगस्त को प्रारंभ होती है। खरीफ फसलों की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है। दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं और तीसरी पड़ताल को जैद पड़ताल कहते हैं। 3 पड़ताल होती हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो पटवारी पद का सृजन हुआ था वो किसके शासनकाल में। चलिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी के शासनकाल में पटवारी शब्द का सृजन हुआ था। याद रखिए, क्योंकि भूमि मापन जो संबंधी थी वो काफी अच्छी प्रणाली थी आपकी, किसके, शेर शाह सूरी के समय आपकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया था। देखिए, हमने आपको बताया है कि अगर हमारे ऐप से आप लोग जुड़ते हैं और हमारे ऐप में जो लेखपाल की पीडीएफ है वो अगर आप परचेज करते हैं मात्र 99 में है, वो आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, कहीं भी जाकर पढ़ लीजिए, मात्र उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप कुछ भी पढ़िए, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी छूटकर ही नहीं जाएगा। हमने इतने क्वेश्चन उसमें ऐड किया है, इतने बेस्ट थ्योरी किया है और आपकी योजनाएं भी कर दिया है। ठीक है, मतलब अगर उस पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपको ग्रामीण परिवेश निकलना ही पूरी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल, ये आपकी 26 का ऑप्शन हो जाएगा सही, चौधरी चरण सिंह की, किसके समय, चौधरी चरण सिंह, जो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भूमि कृषि रिकॉर्ड कौन सा है। भूमि कृषि रिकॉर्ड कौन सा है, भूमि कृषि रिकॉर्ड आपका है कौन सा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, इसे बोलते हैं आपका गिरदावरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको जवाब देना है गिरदावरी, है ना। अब क्या होता है कि जो लोग पहली बार पढ़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो खतौनी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, खतौनी लगा देते हैं। जैसे काफी स्टूडेंट यहाँ पर कुछ हैं जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो खतौनी लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा दिया है। तो जो लोग लगातार जुड़े रहे हैं तो वो लोगों ने तुरंत जवाब दिया है कि सर इसका आंसर क्या होगा, गिरदावरी होगा, गिरदावरी होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक प्रकार का फसल सर्वे है। गिरदावरी क्या होता है, एक प्रकार का फसल सर्वे है जिससे वर्ष में क्या होता है, 2 बार किया जाता है। ये क्या होता है, वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जमाबंदी क्या होती है, जमाबंदी में किसानों की समस्त कृषि भूमि का क्या होता है, प्रलेख होता है। खतौनी में क्या होता है, खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा होता है। भूमि में क्या, खेत में खतौनी क्या होता है कि भूमि का समस्त ब्यौरा होता है ना, जो कि लेखपाल पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है। तो समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है। देखिए खसरा में उल्लेख किसका नहीं होता है भाई, खेत से संबंधित खेतों का तो होता ही है, सिंचाई का भी
होता है फसलों का, लेकिन ऊर्जा के स्रोत का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो खसरा में खेतों का क्षेत्रफल होता है, जोत के मालिक का नाम होता है, ठीक है, सिंचाई के स्रोत होता है, बोई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि खसरा को कब तक पूर्ण किया जाता है, तो 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। खसरा गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है, प्रत्येक गांव के लिए एक अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है, इसमें ऊर्जा का उल्लेख नहीं होता है। तो इतना बेस्ट आपकी ये थ्योरी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करिए। अगला है, गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है, मतलब गांव का जो नक्शा है ना, गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है, क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है 31 नंबर में। चलिए 31 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा, इसे सजरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सजरा कहते हैं। याद रखिएगा कि लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है, इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। या कपड़े का बना होता है, याद रखिए कैसा होता है, या कपड़े का बना होता है। सजरे में गांव की आबादी वन क्षेत्रों को अलग अलग दिखलाया जाता है। ठीक है, ये जो सजरा होता है इसमें गांव की आबादी को दर्शाते हैं, वन क्षेत्रों को भी अलग अलग दिखाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं, यहां पर 32 का जवाब दीजिए। चलिए खतौनी में कुल कॉलम की बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा या सी नंबर होगा। चलिए यहां पर देखिए 32 का ऑप्शन सी दिया गया है, 13 बिल्कुल सही है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि खतौनी में कुल जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके 13 कॉलम होते हैं। इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। इस लेखपाल द्वारा 15 नवंबर से पूर्व तैयार कर लिया जाता है। याद रखिए जो आपका खतौनी होती है वो 15 नवंबर से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें होने वाले परिवर्तन को लाल रंग की स्याही से रेखांकित किया जाता है। याद रखिएगा कि कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो इसमें लाल रंग की स्याही, कौन सी स्याही, लाल रंग की स्याही से रेखांकित करते हैं। इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। याद रखिए इसे जो आपका खतौनी है 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। क्लियर हुआ। इतनी जो थ्योरी हम आपको बताते हैं यही आपके लिए रामबाण आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, याद रखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। चलिए यहां पर बताइए कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। यहां पर आपको आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, 33 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर 33 का ऑप्शन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं लिपिक हो जाएगा या राज्यपाल होगा या लेखपाल होगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका 33 नंबर है, 33 नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेखपाल। मतलब भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा, तो लेखपाल के द्वारा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका सी बनेगा लेखपाल। ठीक है, लिपिक नहीं होगा, यहाँ पर लेखपाल हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, कह रहा है एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि, जो कि आंसर आपको दिख गया है, यहां पर होता है जरीब होता है। क्या होती है, जरीब होती है। ठीक है, यह कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि है जरीब। इसके माध्यम से कृषि खेत का सामर्थ्य मापन किया जाता है। एक जरीब की लंबाई 55 गज आपकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, देखो दिख जाता है गलती से, परेशान मत होइए, दिखाएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। फिर से बताइएगा, यहां पर दिया है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। अब आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग नकल देख ही लेते हो, आप लोग नकलची बहुत हो ना, आप लोग देख ही लेते हो, नकलची बहुत हो। आपको देखना नहीं चाहिए कि आंसर कहां जा रहा है, लेकिन आप लोग देख ही लेते हो, हम क्या करें। चलिए बताइए कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 43 का आंसर जवाब देना है। चलिए बताइए जल्दी भाई। चलिए 48-40 जवाब दे रहे हैं, 48-40 क्या सही है। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर याद रखिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो 1 एकड़ बराबर 40-48 गज। 1 एकड़ बराबर अगर बीघा में पूछे तो 1.6 बीघा। अगर वर्ग गज में पूछता है 1 बीघा बराबर, तो 1 बीघा बराबर 325 वर्ग गज होता है। 1 हेक्टेयर में अगर पूछे कितने बीघा, तो 3.95 बीघा होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था। अब बताइएगा कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर 44 का आंसर दीजिएगा। 44 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए हेक्टेयर दिया गया है, तो यहाँ पर लगभग 3 में अर्थात 3 के हिसाब से यहाँ पर कौन सा जाएगा, तो 0.2529 हेक्टेयर। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के, तो आपका 0.2529 हेक्टेयर हो जाएगा।
अगला पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा, एक एकड़ में कितने बीघा 1.6 बीघा, एक बीघा में 3000 है ना 25 वर्ग गज। तो आपको जब बार बार पढ़ेंगे ना तो हर चीज रट जाती है। आपको हम वीडियो के अंत तक जब तक पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा नहीं ये सब कुछ हमको आता है ना। तो देखो कितनी बार हम आपको रिवीजन करा देंगे कि ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। पहले तो आप कह रहे थे स्टार्टिंग में कैसे याद होगा, अब आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ याद हो जा रहा है। देखो दिया एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है, तो एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है भाई, तो अभी आपने देखा था एक बिस्वा होता है अर्थात 1/20 होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा और 20 बिस्वा बराबर एक बीघा या 3025 वर्ग गज हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है, तो स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था ना। अब यहाँ पर आप ऑप्शन के अनुसार लगाइए, बताइए कि यहाँ पर कौन सा मापन सही नहीं दिया गया है 46 नंबर में। देखो 46 नंबर में आप दिया है कि 20 का 84 बराबर 1 विश्वांशी, क्या दिया है 20 का 84 बराबर 20 विश्वांशी, ये पॉइंट सही है। 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा दिया है, तो देखो 10 बिस्वा नहीं होता है, 10 बिस्वा तो नहीं होता है, एक बिस्वा होता है। कितना, एक बिस्वा होता है, एक बिस्वा होता है, एक बिस्वा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है। 20 बिस्वा में एक बीघा होता है, एक बीघा बराबर 55 × 55 वर्गज होता है। तो देखो ये आसानी से एक बार जब आपने दोबारा से क्वेश्चन को देखा तो आपने सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात क्या होता है। 1 का ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, देखिए बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। देख सकते हैं पूछे हुए प्रश्न आपके हमने लिया है ताकि आपको विश्वास भी हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, अर्थात कह सकते हैं 1/20 आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन यहाँ पर देना है, 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर दिया गया है वर्ग गज में, है ना, और एकड़ दिया है, तो एकड़ का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ये नंबर बनेगा 4840, यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप लोग लेखपाल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करिएगा, क्योंकि जब मौका आ जाएगा ना तो आप लोग भी बहुत पीछे हो जाएंगे। इस लेखपाल की एग्जाम में बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होने वाले हैं। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिनको सब कुछ रटा हुआ है, और अगर आप लोग कमजोर हो तो भाई आप बताइए उनका सामना कैसे कर सकते हैं। उनका सामना करने के लिए आपको पहले से अलर्ट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिए आईएएस वाले जो भी बंदे होंगे फॉर्म भरते हैं वो लोग भी यहाँ पर लेखपाल का फॉर्म भरेंगे, याद रखिएगा। तो उनका सामना करने के लिए आपकी खोपड़ी के बल खड़े होना पड़ेगा, अर्थात कह सकते बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 4840 आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। मतलब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित जो धरातल की माप है इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सी माप होती है। तो देखो पहला पॉइंट दिया है 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये पॉइंट आपका सही दिया है। 1 बीघा बराबर 5 × 5 आपका वर्ग गज, अर्थात ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद दिया है 20 का 84 बराबर 1 बिस्वांशी, मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वाला कि 20 बिस्वांशी बराबर 10 बिस्वा दिया गया है ना। तो याद रखिएगा कि 20 बिस्वांशी बराबर यहाँ पर 1 बिस्वा होता है, कितना होता है 1 बिस्वा होता है। नोट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार यहाँ पर पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी गया है। तो आपका बिस्वा हो जाएगा, नोट करिएगा कि 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्वा के होता है, कितना 1 बिस्वा के होता है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कितना, तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर 746 वाट, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर, 746 वाट, ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। देखो कुछ क्वेश्चन हमने अदर बुक के भी उठा लिए हैं, ऐसा नहीं है कि इस बुक से ही है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पर सॉल्व भी करा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती है। चलिए यहाँ पर बताइए शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। आंसर आपको दिख रहा है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 165 फीट होती है, अर्थात फुट होती है, याद रखिएगा। याद रखिए शाहजहां के शासनकाल के दौरान भूमि पैमाइश पर इसे विशेष ध्यान दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शाहजहानी जरीब किसके शासन में प्रचलित हुई थी, या जोड़ दिया तो आपके शाहजहां के शासनकाल में।
अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, एक गंटर जरीब की लंबाई होती है, तो गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पर भी आपको आंसर है, तो आपको याद रखिए 64 फुट। कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 64 फुट हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिए ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसका उपयोग अधिक होता था। किसका होता था? ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसका उपयोग अधिक होता था। गंटरी जरीब का वर्तमान समय में भी अधिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है। हाँ देखो, जिन लोगों को यहाँ पर थ्योरी पढ़ने में काफी समस्या आ रही है ना, किताबों को पढ़ते हैं लेकिन सही से समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप हमारा है देव जीके ट्रिक। वहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पूरी कंप्लीट आपकी ग्रामीण परिवेश की थ्योरी, जो कि आपके 2021 तक की जो आपकी योजनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और इस प्रकार से इस डिजाइन आपको कर दिया गया है। ठीक है, और आपके 750 लगभग आपके एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूछे गए हैं। मात्र 99 रुपए में आपको दी गई है, तो लिंक आपको नीचे दी गई है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर फ्री तो पढ़ा ही रहे, तो यूट्यूब में आप लोग फ्री क्लासें लेते भी रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, दिखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि भारत के अधिकांश भागों में खेतों के नाप के लिए गज, हाथ, घंटा, गट्टा, जरीब, बिस्वा, बिस्वांसी, उनवासी, कचवांसी, कनवांसी, ये अब यूज होते थे। अब यहाँ पर देखो नापने का पैमाना, तो देखो दिया गया है 1 गज बराबर कितना? तो 1 यार्ड के होता है। याद रखिएगा कि 1 गज बराबर 1 यार्ड के होता है। ठीक है, या हम लोग इसे 36 इंच कह सकते हैं। क्या? 36 इंच। अब ये 36 इंच आपको याद होगा कि जो पटरी होती है बड़ी वाली, जो आपकी पटरी होती है जो स्टील की होती थी, वो 18 है ना, तो उसका डबल कर देंगे तो आपका 36 इंच हो जाएगा। या 1 गज बराबर हम लोग यहाँ पर 9 वर्ग फीट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। 1 गज बराबर यार्ड पूछे तो 1 यार्ड हो जाएगा। 1 गज बराबर आपका इंच पूछेगा तो 36 इंच हो जाएगा। 1 गज बराबर आपका पूछेगा फीट में, तो आपका 9 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दिया गया है 1 हाथ, तो आप देखते होंगे गांव में कभी कभी होता है जब पटरी या कुछ नहीं होता है तो ये अपने हाथ से ही नाप देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 हाथ बराबर क्या होता है? आधा गज होता है। ठीक है, आधा गज। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, तब आप लोग क्या करते हैं, 22 गज की दूरी नापते हैं, तो पैर से नाप लेते हैं, जो कि आप अपने अनुमान के अकॉर्डिंग हो जाती है ना। तो याद रखिए 1 हाथ बराबर आधा गज होता है, या 1 हाथ बराबर जो आपकी 18 इंच की पटरी होती है, 18 इंच वाली पटरी होती है, तो 18 इंच हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 2 ही पॉइंट पूछेगा, 1 हाथ बराबर आधा गज या 1 हाथ बराबर 18 इंच आपका होता है। ठीक है, और मीटर में ये पॉइंट आपको मिलेगा। जो हाईलाइट किया उस पर ज्यादा फोकस करना है। 1 गट्टा बराबर, तो याद रखिएगा 1 गट्टा बराबर होता है 5.5 हाथ। 5.5 हाथ होता है 1 गट्टा बराबर। ठीक है ना। और अगर आप पूछें कि इंच में कितना होता है, तो 1 गट्टा बराबर है आपका 99 आपका इंच होता है। ठीक है, 99 इंच होता है। और मीटर की बात करें तो 2.5146 हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है 1 जरीब, तो देखो 1 जरीब जो आपकी है वो आपकी 55 गज की हो जाएगी। कितनी? तो आपकी 55 गज आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल मापने के आपके कुछ मात्रक दिए गए हैं। अभी इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ हमने यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए हैं। तो देखो 1 उनवांसी बराबर, 1 उनवांसी बराबर यहाँ पर क्या होता है 24.5025 वर्ग इंच होता है, या यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 1 कचवांसी बराबर 20 उनवांसी, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 1 कचवांसी बराबर कितने उनवांसी के, तो 20 उनवांसी के होता है। अगला है 1 बिस्वांसी बराबर, तो 1 बिस्वांसी बराबर यहाँ पर 20 कचवांसी हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट एक साथ लिखिएगा। इनको जब लिखेंगे एक साथ और डेली आपको रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद करने की ट्रिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए याद करने की ट्रिक नहीं है, बस ये है कि दोनों को साथ में लिखिए, डेली का डेली रिवीजन करिए। जब डेली का डेली पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके रट जाएंगे हर चीज़। कोई भी चीज़ होती है जब डेली पढ़ते हैं, जैसे मान लो हिंदी पढ़ते हैं तो आप डेली का डेली उसको समय देते हैं, ऐसे इसको समय देंगे तभी आपको ये याद होगा। ठीक है, तो 1 बिस्वांसी बराबर यहाँ पर 20 कचवांसी होता है। ज़्यादा याद करना है क्या है, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। 1 बिस्वा बराबर कितना होता है बिस्वांसी में, तो 20 बिस्वांसी होता है। ठीक है, 1 बिस्वा बराबर 20 बिस्वांसी होता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पूछे 1 कच्चा बीघा, तो 1 कच्चा बीघा जो होता है वो इतने पॉइंट में कह सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर 843 वर्ग मीटर कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यही पूछता है कि 1 बीघा बराबर बताइएगा उत्तर प्रदेश में, है ना, तो ये आपने देखा था मॉडल पेपर में आपका 3025 वर्ग गज होता है। और ये देखो मॉडल पेपर में क्या एग्जामों में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कल आपको मिला था जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए थे और हम भी कंफ्यूज हुए थे। तो इनको क्या होता है, डेली के डेली आपको रटना पड़ेगा। 1 पक्का बीघा बराबर कितना होता है, 20 बिस्वा के होता है ना, या 3 कच्ची बीघा के बराबर होता है, या तो हम लोग कह सकते हैं 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसको नोट करिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए
हाँ, देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका है। इस प्रकार से भी आप फीट में अगर पूछे तो 165 गुणे 165 फीट, ये भी एक पक्का बीघा ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 55 गुणे 55 यार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। या एकड़ में एकड़ में पूछेगा तो एकड़ आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब को आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर 1 एकड़ में पूछे कितने वर्ग गज होते हैं, तो देखो ये एकड़ है तो एकड़ वाला होता है 4840 वर्ग गज। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि अभी पूछा भी गया था कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, यहाँ पर होते हैं कितने 4840 वर्ग गज होता है, ठीक है। या हम लोग यहाँ पर 1.6 बीघा, अगर किसी के पास कितनी जमीन है 1.6 है ना, 1.6 बीघा है, इसका मतलब उसके पास 1 एकड़ क्या है, जमीन है। या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 4.8 कच्चा बीघा कह सकते हैं, या 8 कनाल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है 1 हेक्टेयर। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, इसका मतलब है कि आपके पास कितना आपकी खेती होगी, तो 3.95 बीघा होगी, लगभग 4 बीघे के बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा आपका होगा, या यार्ड में 11,960 कह सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम लोग यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर कह सकते हैं। अगर मीटर में पूछे 10,000 वर्ग मीटर, यार्ड में पूछे तो 11,960 यार्ड, और अगर पूछे बीघा में तो आपको बताना है 3.95 बीघा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है, देखो लंबाई की मापें। वो क्षेत्रफल का मापन था, ये लंबाई की मापन है। तो देखो यहाँ पर 1 अंगुल, कभी कभी देखें ना, मछली पकड़ने वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमें 1 अंगुल का जाला चाहिए, है ना, जो जाल होता है नेट चाहिए, 1.5 अंगुल का चाहिए, है ना। उसमें अंगुल आपने नाम सुना होगा, बहुत मछली पकड़ने वाले ये शब्द बोलते हैं, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 2.5 अंगुल ऐसे बोलते हैं। तो देखो 4 अंगुल बराबर 1 गिरा होता है, और 16 गिरा बराबर 1 गज होता है ना। गज का तो नाम सुने हैं, तो 16 गिरा बराबर आपका कितना होता है, 1 गज होता है। 3 गिरा को मिलाएंगे तो 1 गट्टा बनता है, और आपका 20 गट्टा बराबर होता है 2 जरीब होता है। तो जिसको हाईलाइट किया है उसको आपको पढ़ना है, जिसको हाईलाइट किया है उसको और ज्यादा फोकस करना है, उसको पढ़ना है। तो 20 गट्टा बराबर आपका 2 जरीब हो जाएगा। और कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि 1 मील दूरी है, तो इसको तो पढ़ ही लीजिएगा, 29 सही 1/8 जरीब बराबर 1 मील आपका होता है। 3 हाथ बराबर 1 करम होता है, और जब 10 करम को मिला देते हैं तो यहाँ पर 1 जरीब होता है। अब आप कहोगे करम, तो पहले आपको दिया है 3 हाथ। 3 हाथ मतलब आपका हो गया, जब 1 हाथ करते हैं 1 गज, मतलब आधा गज, 2 हाथ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 गज होगा, मतलब 1.5 गज बराबर यहाँ पर 1 करम हो गया। तो 20 करम बराबर 1 जरीब आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भूमि मापने का यहाँ पर पैमाना, उत्तर प्रदेश में भूमि मापने का पैमाना पूछा गया है। तो 1 लट्ठा बराबर यहाँ पर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब खेतों में कोई बरसीम बोई होती है, या आपको क्या होता है कि इतने में लगभग इतना कर देते हैं, या बेड़ बोना होता है, किसी की बेल बोना होता है, तो बस क्या होता है कि अपने हाथ से उस डंडे को नाप लिया और एक लट्ठा बना लिया, इसके बाद उसकी नाप कर देते हैं नॉर्मल सा, है ना, लेखपाल की बुलाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 लट्ठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होता है। 20 उनवांशी बराबर 1 कचवांशी होता है। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी हो जाएगा। इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20 विश्वांशी, है ना, हो गया है ना ये। अगला है 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा होता है। 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्वा होता है, या फीट में देख सकते हैं 1361 सही 1/4 हो जाएगा। अगला है 20 बिस्वा बराबर तो 1 बीघा होता है, जो कि अभी आपको पढ़ाया था कि 3025 वर्ग गज हो जाएगा। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच होता है। क्या याद रखिएगा कि आपका 1 गज बराबर 33 इंच होता है। 66 गज इलाही मिला देंगे तो 55 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गज हो जाएगा। 1 बीघा बराबर अभी आपने देखा था 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाहे के। 1 बीघा बराबर अगर वर्ग गज में पूछता है तो 55 गुणे 55 वर्ग गज हो जाएगा। और आपका वर्ग गज में आपको ये भी जिस हिसाब से पूछे ऑप्शन जैसे दे, मान लो हो सकता है ऑप्शन कैसे मिले, आपसे हम मिले ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, इनमें से सभी। तो आपको क्या लगाना है, इनमें से सभी आपका पॉइंट हो जाएगा, इनमें से सब पॉइंट आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो कुछ आपकी होती हैं, लेखपाल क्या करता है कि आपके खेत में क्या लगी है क्या नहीं लगा है ना, क्या लगा है क्या नहीं लगा है, उसके लिए 3 बार पड़ताल होती है। तो यहाँ पर पहली पड़ताल जो होती है खरीफ की पड़ताल उसे कहते हैं, जो कि याद रखिएगा लेखपाल द्वारा पड़ताल करने की अवधि यहाँ पर दिया गया है। तो 10 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पहली पड़ताल आपकी होती है। तो यहाँ पर 10 अगस्त को वो पहली पड़ताल क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये खरीफ की पड़ताल होती है 10 अगस्त से शुरुआत होती है, ठीक है। अगला है एक रबी की पड़ताल जो कि सर्दियों में होती है, वो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक के बीच होती है। अगला है जायद की पड़ताल जो कि 1 मई से आपकी 31 मई तक के बीच होती है, इसे जायद की पड़ताल कहते हैं। मतलब 3 बार उसकी पड़ताल करता है कौन, तो आपका लेखपाल करता है, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट आपसे दिया गया है, मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब जो होती है 55 गज तथा प्रयोग वाली होती है कितनी, इतनी। मतलब मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब होती है कितनी, 55 गज होती है, तथा प्रयोग वाली जो आपकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 27.5 गज की लंबाई इसकी
होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है जरीब पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि वह वजन में भारी होती है। याद रखिए जो जरीब होती है पूरी तरीके से नहीं यूज लाई जाती है क्योंकि वो क्या होती है, बहुत वजन होती है। भाई लोहे की होती है तो बहुत वजन होती है, इसलिए इसे आसानी से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है या किया जाता है। अगला है यहाँ पर दिया है शाहजहानी काल्पनिक पूरी जरीब 200 कड़ी की मानी जाती है। अगर पूछे कि शाहजहानी काल्पनिक जो होती है जरीब कितनी, तो आपकी 200 कड़ियों की बनी होती है। कितनी? 200 कड़ी की आपका होता है 200 कड़ी का। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है 10 गंटरी जरीब एक फल्लांग बराबर। मतलब अगर पूछे एक फल्लांग बराबर कितने गंटरी जरीब के, तो 10 गंटरी जरीब होती है, 10 गंटरी जरीब। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर एक मील होता है 80 गंटरी जरीब के बराबर, यहाँ पर एक मील होता है। अगला है 50 जरीब मीटरी का 1 किलोमीटर होता है। अर्थात 1 किलोमीटर तो आप लोग जानते हैं, एक मील भी जानते हैं, एक फल्लांग भी जानते हैं। तो याद रखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 50 जरीब मीटरी। ठीक है, अगला यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, देखो गंटरी जरीब की एक कड़ी की जो लंबाई होती है कितनी होती है? गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच होती है। क्या हो जाएगा? 7.92 इंच आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियां लगी होती हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो हमने हाईलाइट किया है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हाईलाइट किया है। तो मीट्रिक जरीब में क्या होता है? 100 कड़ियां होती हैं जो कि 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली आपकी होती हैं 100 कड़ियां। ठीक है, अगला यहां पर आपसे दिया गया है प्रत्येक दो कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले लगे होते हैं। याद रखिएगा कि 20 सेंटीमीटर वाली 100 कड़ियां होती हैं और यहां पर प्रत्येक दो कड़ियों के बीच 3 गोल छल्ले लगे होते हैं और यह 20 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 20 मीटर क्या होती है? लंबी। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ देखिए ये जो आपका टेस्ट पेपर था और जो आपकी थ्योरी थी नाप जो कि वो खत्म होती है। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हमने आपको बता भी दिया है कि हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक भी दे दी गई है। वहां पर आपकी कंप्लीट सिलेबस जो कि आपके लेखपाल के लिए, चाहे 20 पुस्तकें खरीद लीजिएगा, है ना, लेकिन आप अगर इतना ही खरीद लेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ग्रामीण परिवेश की कंप्लीट थ्योरी है जो कि हमने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ में आपको 750 लगभग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो विभिन्न आपके कह सकते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो भी आपके हैं। और जो भी आपको पढ़ना, देखो हमने बता दिया था 15 नवंबर तक पूर्ण कर लेना चाहिए। लाल रंग की स्याही भी होनी चाहिए, है ना, पटवारी आप द्वारा किया जाता है। ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पर देखो दिया है। जो अनुभाग है, अनुभाग को हमने बता दिया है कौन कौन से आपके अनुभाग होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। अनुभाग नंबर क्या होता है सब कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जिन लोगों को पसंद आता है तो देखो जो फ्री है, तो फ्री तो आपको यूट्यूब में हम पढ़ा ही रहे हैं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। लेकिन जिनको और लगता है कि और अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि इस एग्जाम में बैठेंगे बहुत ही धुरंधर लोग, IAS तैयारी, PCS तैयारी, RO की तैयारी, तो उनको पाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तन मन धन, है ना, तन मन धन हर प्रकार से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं।